नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। लखनऊ के पास एक और शहर है, एक ज़िला है सीतापुर। आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। इसी सीतापुर में 13 मई को एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। हुआ यूं कि सीतापुर में संदाना पुलिस स्टेशन की हद में एक मंदिर है, सिद्धेश्वर मंदिर। इसी सिद्धेश्वर मंदिर के पीछे झाड़ियों में एक शख्स की लाश पड़ी हुई मिली। लोगों ने जब ये लाश देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो इसलिए क्योंकि लाश की हालत काफ़ी ख़राब थी। गला चाकू जैसी किसी तेज़ धार हथियार से तकरीबन काट कर अलग कर दिया गया था। कुछ हिस्सा था जो गले को धड़ के साथ जोड़े हुए था, अदरवाइज़ देखा जाए तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो काट दिया गया था। इसके अलावा जो और ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी वो ये कि जो मरने वाला शख्स था उसके हाथ और पाँव में कई कीलें गड़ी हुई थी। ये अपने आप में एक बहुत ही विभत्स और अजीब दृश्य था। वो इसलिए क्योंकि कोई भी कातिल किसी की हत्या करता है तो इस तरह की हरकत आमतौर पर नहीं करता। ऐसी बर्बरता कोई किसी के साथ तभी करता है जब वो उस आदमी से न सिर्फ हद से ज़्यादा नफरत रखता हो, बल्कि ऐसी बर्बरता करने के पीछे भी उसके दिमाग में अलग से कुछ चल रहा हो। मतलब यहाँ सिर्फ दुश्मन की जान लेना मकसद नहीं है, बल्कि उसके आगे भी कोई और बात रही होगी, ऐसा इस लाश को देखकर लगता था। लोगों ने जब ये लाश देखी तो उन्होंने फ़ौरन सीतापुर के संदाना पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस की टीम मौका वारदात पर पहुंची। जैसा कि मैंने बताया, ये घटना पिछले महीने की है, 13 मई की। और 13 मई को जब पुलिस वहाँ पहुंची तो पुलिस ने ये सब कुछ देखा जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। इसके बाद पुलिस ने उस लाश को रिकवर कर लिया, बरामद कर लिया और सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से पुलिस ने मुआयना किया। क्योंकि जिस जगह पर ये लाश मिली थी वो कोई आबादी वाला इलाका नहीं था, बल्कि थोड़ा जंगल का ही इलाका था। तो ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती ये भी थी कि वो कातिल के बारे में तो पता करे ही, लेकिन कातिल के बारे में पता करने से पहले मरने वाले शख्स के बारे में भी पता करे, क्योंकि तभी जांच आगे बढ़ सकती थी। और पुलिस ने ये नोट किया, ये गौर किया कि पास में ही कुछ कपड़े और कुछ चीज़ें जली हुई पड़ी थी, जिसे देखकर ये लगता था कि शायद वो जली हुई चीज़ें इसी मरने वाले शख्स की होंगी, जिसकी पहचान गायब करने के लिए, यानी पहचान पता न चले, इसलिए कातिल ने या कातिलों ने उन चीज़ों को एक जगह पर रखकर जला दिया होगा। ऐसा पुलिस को लग रहा था। मौके पर जो जली हुई चीज़ें थी, जो राख थी, वहाँ पर पुलिस को कपड़े जले होने के निशान मिले और साथ ही कुछ पेपर वगैरह जले हुए के निशान मिले। मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें, जो कि आजकल हर आदमी के साथ रहता ही है, वो मोबाइल फ़ोन वहाँ दूर दूर तक कहीं भी नहीं था। तो पुलिस के लिए ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण केस था, जिसमें मामले के कातिल तक पहुँचना था, लेकिन यहाँ मरने वाले शख्स की ही पहचान क्लियर नहीं थी। कई दिनों का वक्त गुजर गया और तकरीबन 4 दिन बाद सीतापुर से दूर लखनऊ के मलिहाबाद थाने की पुलिस ने सीतापुर पुलिस को कांटेक्ट किया। इस बीच जो सीतापुर थाने की पुलिस है, चूंकि उसके यहाँ एक लावारिस लाश मिली थी, तो सीतापुर थाने की पुलिस आसपास के जितने ज़िले हैं उन सारे ज़िलों की पुलिस को इस लाश के बारे में बता चुकी थी, इन्फॉर्म कर चुकी थी। ये भी बताया था कि जिस आदमी की हत्या हुई है वो एक मिडिल एज्ड यानी दरमियानी उम्र का आदमी है और उसके हाथ पाँव में बहुत सारे कीलें जो है वो कातिल ने ठोक दिए हैं और गला काट कर हत्या की गई है। लाश की तस्वीरें जो है वो सीतापुर पुलिस ने लखनऊ पुलिस, लखीमपुर खीरी की पुलिस, हरदोई की पुलिस, शाहजहांपुर की पुलिस और रायबरेली की पुलिस से शेयर की थी। वो इसलिए क्योंकि ये एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सीतापुर के साथ लगते हैं। तो पुलिस को ये उम्मीद थी कि अगर ये शख्स सीतापुर का नहीं कहीं आसपास के किसी ज़िले का हुआ तो उन्हें कुछ जानकारी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हुआ भी यही। तकरीबन 3 से 4 दिन गुजरने पर मलिहाबाद पुलिस ने सीतापुर पुलिस को कांटेक्ट किया और मलिहाबाद पुलिस ने ये कहा कि हमारे यहाँ एक नौजवान जिसका नाम विजय भान है, उसने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उस रिपोर्ट में जो हुलिया, जो डिस्क्रिप्शन उसने दिया था, बताया था,
आपने हमें जो लाश की तस्वीरें भेजी हैं और आपके यहाँ जो लावारिस लाश मिली है वो काफ़ी हद तक उस आदमी के बताए हुए गुमशुदा शख्स से मिलती जुलती है। विजय भान नाम के जिस नौजवान का जिक्र मलिहाबाद की पुलिस कर रही थी, उस नौजवान का पिता जिसका नाम सत्यनारायण यादव है वो लापता था, वो गायब था। दोनों ज़िलों की पुलिस ने एक दूसरे से बातचीत की और ये तय किया गया कि विजय भान को सीतापुर भेजा जाएगा संदाना पुलिस के पास और उस लाश की पहचान करवाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच सत्यनारायण यादव की तरफ शक की सुई घूम रही थी, क्योंकि विजय भान के पिता का नाम सत्यनारायण था, वो गायब था, तो ऐसा लग रहा था कि शायद मरने वाला सत्यनारायण हो सकता है। तो पुलिस ने सत्यनारायण की प्रोफाइल के बारे में भी पता किया। तो जब प्रोफाइल के बारे में छानबीन की, जानकारी जुटाई, तो पता चला कि सत्यनारायण यादव जो है वो मलिहाबाद का रहने वाला एक ऐसा आदमी था जो तंत्र मंत्र किया करता था। तांत्रिक क्रियाएं, तांत्रिक हरकतें, लोगों को परेशानियों से निजात दिलाना, इस तरह के दावे करना और कुछ रुपए पैसे की ठगी का इल्ज़ाम भी सत्यनारायण यादव पर था। लोग कहते थे कि तंत्र क्रियाओं की बात कहकर जो है उसने रुपए पैसे ठग लिए। और जिस तरह से लाश मिली थी और लाश में हाथ पांव में तकरीबन 11 कीलें ठुकी हुई थी, उसे देखकर पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो ये मरने वाला शख्स जो है वो सत्यनारायण यादव हो सकता है। क्योंकि ऐसा कई बार देखा गया है कि तांत्रिक क्रियाओं के दौरान लोग कभी गुड्डे गुड़ियों में सुई चुभोते हैं, कभी इंसान की लाशों पर भी इस तरह की क्रियाएं और हरकतें होती हैं। ये अंधविश्वास से जुड़ी बातें हैं और मतलब जो हम लोगों की दुनिया है उससे अलग पारलौकिक दुनिया की बातें हैं। तो कानून में इसके लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि इसके लिए जगह यह है कि जो इस तरह की हरकतें करे, अंधविश्वास फैलाने के जुर्म में उस पर और मुकदमा करके उसे जेल भेजा जाए। लेकिन यहाँ यही सच था कि तकरीबन 11 कीलें ठोकी गई थी और मरने वाला शख्स सत्यनारायण यादव होने का शक अब पुलिस को लग रहा था। तो जब विजय भान सीतापुर पहुंचा और उसने उस डेड बॉडी को देखा तो वो फपक फपक कर रोने लगा, क्योंकि ये उसी का पिता था, सत्यनारायण यादव, जिसकी हत्या करने की आशंका अब पुलिस को लग रही थी। अब पुलिस ने विजय भान से पूछा कि भाई क्या मामला है, तुम्हारे पिता की किससे दुश्मनी थी, किसने ऐसा किया होगा और किसने वो 11 कीलें ठोकी होंगी। ये सारे सवाल थे और विजय भान के पास, बेटे के पास कोई बहुत कंक्रीट जवाब नहीं था। इतना ज़रूर पता चला, जब सत्यनारायण के बारे में जानकारी जुटाई गई तो इतना ज़रूर पता चला कि सत्यनारायण ने 2 शादियां की थी। जो सत्यनारायण की पहली बीवी थी वो 3 बच्चों के साथ जो है गांव में रहती थी, जबकि मलिहाबाद में सत्यनारायण की दूसरी बीवी रहती थी और खुद सत्यनारायण भी मलिहाबाद लखनऊ में रहता था और वहीं से वो अपनी तंत्र मंत्र की दुकान चलाया करता था। तो यहाँ पर एक पारिवारिक विवाद की आशंका भी पुलिस को लग रही थी, क्योंकि जिस आदमी की 2 बीवियाँ हों, बच्चे हों, तो वहाँ पर इस बात की आशंका ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि शायद दोनों बीवियों में बनती नहीं होगी और पति को लेकर दोनों में खींचतान चलती होगी, ज़मीन जायदाद का झगड़ा होता होगा। तो हो सकता है कि परिवार से ही किसी ने हत्या की हो या हत्या करा दी हो। पुलिस को अब इस एंगल पर भी तफ्तीश करनी थी, पता करना था। इस बीच जो लाश मिली थी और उसमें जो कीलें गड़ी थी, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये तो क्लियर हो गया कि सत्यनारायण की हत्या जो है वो किसी तेज़ धार हथियार से गला काट कर की गई है। साथ ही इस बात के भी संकेत मिले कि हत्या से पहले उसे शराब पिलाई गई थी। लेकिन साथ ही जो चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि सत्यनारायण की हाथ की हथेलियों में 2-2 कीलें थी, यानी बाएं हाथ में 2 कीलें और दाएं हाथ में 2 कीलें। इसके अलावा एक पैर में 3 कीलें गड़ी हुई थी और दूसरे पैर में 4। इस तरह से कुल गिनती जो है वो 11 कीलों की थी और 11 कीलें ही उसकी लाश पर ठोकी गई थी। ये जो मिस्ट्री थी वो भी अब पुलिस को सॉल्व करना था, इस मामले की कातिल को पकड़ने के साथ साथ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस अब तलाश करने लगी, घर परिवार के लोगों से भी पूछताछ करने लगी और दोस्तों, दुश्मनों के बारे में भी पुलिस ने पता किया। लेकिन कोई बहुत खास लीड शुरुआती पूछताछ में पुलिस को नहीं पता चली। हालांकि ये ज़रूर पता चला कि कौन कौन से लोग क्लाइंट के तौर पर सत्यनारायण यादव से मिला करते थे और सत्यनारायण यादव हाल के दिनों में किन के संपर्क में था, जिनका वो तंत्र मंत्र के ज़रिए दुख दर्द दूर करने का दावा किया करता था। पुलिस ने ऐसे लोगों की भी एक लिस्ट बनाई कि क्या इसमें से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सत्यनारायण यादव से चिढ़ते हों या नाराज़ होते हों, और पुलिस ने उन लोगों को फिल्टर करना शुरू किया लिस्ट बनाकर। और साथ ही पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के ज़रिए भी इस मामले की छानबीन शुरू की। अब
सत्यनारायण यादव का खुद का मोबाइल नंबर तो गायब था, लेकिन मोबाइल फ़ोन गायब था, लेकिन मोबाइल नंबर तो पता था। पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की डिटेल निकलवाई, उसकी सीडीआर निकलवाई, देखा कि आखिरी दफ़ा उसकी किस किस से बातचीत हुई, और फिर मलिहाबाद से लेकर सीतापुर तक जहाँ पर वो लाश मिली, वहाँ तक ये मोबाइल फ़ोन कब किस टाइम फ्रेम में ट्रैवल होकर गया, पुलिस ने ये भी चेक किया। सीडीआर के ज़रिए टावर लोकेशन पुलिस ने चेक की, और साथ ही पुलिस ने यह भी देखा कि क्या सत्यनारायण यादव का वो जो फ़ोन था उसके आसपास या उसके इर्द गिर्द ट्रैवल करने वाले कुछ और भी मोबाइल नंबर थे क्या, पुलिस ने ये भी चेक किया। तो इस तरह से टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल सर्विलांस पर पुलिस ने बड़ा जोर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो उसके तांत्रिक के जो क्लाइंट्स थे, उन क्लाइंट्स में कोई खुश नाखुश रहने वाले जो लोग थे उसकी भी सूची पुलिस ने बनाई थी। इस तरह से पुलिस का शक जो है एक नौजवान पर जाकर टिका, एक नौजवान पर जाकर गहराया, जिसका नाम है नागेंद्र। अब पुलिस ने नागेंद्र के अलावा और भी कई लोगों को हिरासत में लिया था। सबसे पुलिस ने सत्यनारायण की मौत के बारे में, उसकी हत्या के बारे में पूछताछ की, लेकिन ज़्यादातर लोगों से बातचीत करके पुलिस को यकीन हो गया कि ये लोग सत्यनारायण के कत्ल में शामिल नहीं हैं। लेकिन जब नागेंद्र से बातचीत हुई तो नागेंद्र के पास सत्यनारायण के कत्ल में शामिल नहीं होने को लेकर कोई बहुत कंक्रीट एलिबी नहीं था, यानी कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिससे वो ये बता सके कि हाँ, मैं घटना के वक्त दूसरी जगह पर था और सत्यनारायण यादव से मेरा कोई लेना देना या कोई दुश्मनी नहीं थी। बल्कि पुलिस के पास जो कहानी थी वो कहानी ये थी कि सत्यनारायण के पास नागेंद्र की माँ तकरीबन 17-18 सालों से जाया करती थी क्लाइंट के तौर पर, और सत्यनारायण एक तांत्रिक होने के नाते उस महिला के दुख दर्द दूर करने के लिए तरह तरह के हथकंडे, नुस्खे और तांत्रिक क्रियाओं के बारे में उसे बताया करता था। लेकिन ये भी सच था कि 17-18 सालों से अगर वो जा रही थी और वो महिला का उसके पास आना जाना अब भी बरकरार था, तो इसका मतलब ये था कि महिला की परेशानी दूर नहीं हुई थी। तो क्या इस वजह से महिला या उसका जो बेटा है नागेंद्र वो नाराज़ था? पुलिस को ऐसा शक था। तो पुलिस ने जब नागेंद्र से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया और उसने कहा कि हाँ, उसे इसी बात की शिकायत थी कि उसकी माँ के साथ जो है सत्यनारायण यादव के संबंध थे, और तकरीबन 17-18 सालों से उसकी माँ लगातार सत्यनारायण के पास जाती थी और ये तांत्रिक जो है उसकी माँ को गुमराह करता था और उन्हें ठगता था, उनका शोषण किया करता था। अब पुलिस ने नागेंद्र यादव से और पूछताछ की, उसकी माँ से भी पुलिस ने बातचीत की और इस चीज़ को वेरीफाई किया तो पता चला कि हाँ, नागेंद्र जो है वो सही बता रहा है और वाकई नागेंद्र की माँ जो है वो सत्यनारायण के पास जाया करती थी। इस बात को लेकर नागेंद्र की एक बार सत्यनारायण के साथ तकरीबन 6 महीने पहले कहासुनी भी हुई थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो इस मर्डर मिस्ट्री का वो पहलू भी उभर कर सामने आया जिसमें दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, दुश्मनी या कहासुनी वाली बात सामने आई। अब पुलिस को यकीन हो ही गया, बाकी जो टेक्निकल सर्विलांस और फिल्टर करने वाली बात एक एक लोगों को, और फिर अब नागेंद्र का कबूलनामा, ये सारी चीज़ें जो है वो इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन को कोरोबोरेट कर रही थी, यानी सारे तथ्यों को एक दूसरे से जोड़ रही थी। अब पुलिस ने इससे पूछा कि सत्यनारायण यादव की हत्या के बाद तुमने क्या क्या किया और कैसे बुलाया, क्या उस दिन हुआ? तो उसने बताया कि 12 मई को उसने धोखे से सत्यनारायण यादव को बुलाया था और ये कहा था कि सीतापुर में एक और महिला है जो परेशान है और उसको कोई किसी तांत्रिक की मदद चाहिए, तो आप एक बार आ जाइए, फिर हम चलते हैं वहाँ, आपसे बात करवा देंगे और वो आपकी एक क्लाइंट होगी, नई क्लाइंट। ये बात सुनकर सत्यनारायण जो है वो नागेंद्र के बुलाने पर चला आया था और इसके बाद नागेंद्र को सीतापुर के संदाना पुलिस स्टेशन की हद में घने जंगलों में वो लेकर गया और वहाँ पर ले जाकर उसने पहले उसे जमकर शराब पिलाई और फिर अपने साथ लाए गए चाकू से उसने गला काट कर सत्यनारायण की हत्या की। और इसके बाद नागेंद्र ने उस तांत्रिक के शरीर में कीलें ठोकने की शुरुआत की। ये सबसे हैरान करने वाला और सबसे अजीब पहलू है इस वाक़ये का। पुलिस ने पूछा कि भाई ये क्यों किया, 11 कीलें ठोकने के पीछे क्या लॉजिक है? तो उसने बताया कि चूंकि मेरी माँ तांत्रिक के पास जाती थी और मैं भी सत्यनारायण के संपर्क में था, मैंने ये जाना था, सुना था कि अगर किसी की आत्मा को काबू में करना हो और किसी की अगर हत्या कर दी जाए और आत्मा परेशान न करे, इस बात को इंश्योर करना हो, तो इसके लिए ज़रूरी ये होता है कि उसके शरीर पर, खासकर हाथ पांव पर कीलें ठोक दी जाए और कीलें ठोकने से वो आत्मा जो है वो कंट्रोल में रहती है और कत्ल करने वाले शख्स को वो परेशान नहीं करती।
इसलिए मैं कीलें भी अपने साथ लेकर आया था और मैंने सत्यनारायण यादव की हत्या करने के बाद उसके हाथ पांव में वो कीलें ठोक दी थी। पुलिस ने पूछा कि जो चीज़ें जलाई थी वो क्या थी, तो उसने बताया कि मौके पर जो चीज़ें आपको जली हुई मिली वो उसके कपड़े हैं और साथ ही उसका आधार कार्ड है। मैंने ये चीज़ें इसलिए जला दी थी ताकि उसकी पहचान स्टैब्लिश ना हो सके। रही बात मोबाइल फ़ोन की, तो पुलिस ने पूछा उसके बारे में भी, तो बताया कि उसने पास में शारदा नदी बहती है, उसने उस नदी में मोबाइल फ़ोन सत्यनारायण यादव का फेंक दिया था। पुलिस अब भी उस मोबाइल फ़ोन की तलाश कर रही है, लेकिन बहती नदी में मोबाइल फ़ोन ढूंढना आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं। लेकिन इस बीच नागेंद्र की निशानदेही पर पुलिस ने उस चाकू को बरामद कर लिया है जिस चाकू से उसने सत्यनारायण यादव की हत्या की थी। पुलिस अब उस चाकू की भी फॉरेंसिक जांच करवाएगी ताकि ये एस्टैब्लिश हो सके कि उसमें जो ब्लड स्टेन होंगे वो सत्यनारायण यादव के ही है। बाकी दूसरे बहुत सारे सबूत हैं जो इस क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी के सारे सिरों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा इन्वेस्टिगेशन, जिसमें एक कातिल ने न सिर्फ हत्या की बल्कि जिसकी हत्या की उसकी आत्मा को काबू में करने के लिए मरने वाले की लाश पर एक एक करके 11 कीलें ठोकी। इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक महिला जिसे गायब बताया गया था उसकी लाश मिली थी और जिस आदमी ने इस महिला को गायब बताया था वो आदमी खुद गायब हो गया। वो मिस्ट्री क्या है? अगर आप उस कहानी को देखना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को देख सकते हैं। स्टोरी के एपिसोड नंबर है 536। उस घटनाक्रम पर, उस पेशकश पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ते हैं। कुमार आशीष ने कमेंट किया और उन्होंने ये लिखा कि मैं पहली बार कमेंट कर रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा तो हम भाग्यशाली होंगे कि मेरा नंबर पहले ही दिन आ गया। मेरा इतना कहना था कि पहले शम सर की कहानी सुनता था, उनकी सारी कहानी सुन चुका हूँ, लेकिन एक कमी सी महसूस होने लगी थी और उस जगह को आपने आसानी से भर दिया और हमें पता भी नहीं चला। देखिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। हालांकि शम सर का कोई तोड़ नहीं है और वो जिस तरह से रिसर्च करके प्रॉपर तरीके से अपने चिरपरिचित अंदाज में कहानियाँ सुनाया करते हैं, मैं उनके सामने जो है वो खाकसार हूँ। लेकिन फिर भी आपने मुझे इतना मान दिया और इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, तो इसके लिए मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, बहुत धन्यवाद आपका। इस्लामिक मदरसा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि सर सही कहा आपने, जब लव ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई है। ओके, इस्लामिक मदरसा के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि लव ट्रायंगल में यानी प्रेम त्रिकोण में सबसे ज़्यादा हत्याएं हुई हैं। क्राइम पेट्रोल में सब कुछ सच नहीं होता है, ऐसा अब्दुल कलाम साहब का कहना है। अब्दुल कलाम खान इन्होंने भी कमेंट किया है। शरवण देशमुख का कमेंट है और इन्होंने कहा है कि सर जी वॉल्यूम बहुत ही कम आता है हर एपिसोड में। मैं इसका कोई हल ढूंढ नहीं पाया हूं क्योंकि हमारा पूरा प्रोफेशनल सेटअप है। मैं किसी मोबाइल से ये रिकॉर्ड नहीं करता हूं। हज़ारों रुपए का प्रॉपर डिजिटल SLR कैमरा है, माइक कॉलर माइक है और कॉलर माइक में भी बहुत अच्छा कॉर्डलेस सेटअप लगा हुआ है। ऑडियो क्यों कम आता है ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ये शिकायत सारे लोग नहीं करते हैं, कुछ दर्शक ही करते हैं। तो मेरी तो बल्कि उन्हीं से गुजारिश है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि अगर इस प्रोग्राम में ऑडियो कम आया होता तो जाहिर है तकरीबन दसियों लोग ये शिकायत कर रहे होते। सिर्फ आपकी वो कंप्लेंट है। तो मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि आप अपना मोबाइल चेक कीजिए। मुझे नहीं लगता कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम है। मिक माही के नाम से एक आईडी है और ट्विशा, दीपिका और मधु, अभी कितने ही ऐसे केस देखने पड़ेंगे, इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, बहुत सारी महिलाओं के साथ जो है ज़्यादती होती है और ससुराल में दहेज के लिए हत्याएं। लेकिन ये भी सच है कि दूसरी तरफ दहेज संबंधी कानूनों का भी दुरुपयोग होता है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। तो ऐसे वाक़ये होते हैं जो नहीं होने चाहिए और दुखद बहुत ज़्यादा हैं। ओलिवर मचाडो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि एग्री विथ ऑल दोज हु हैव सेड दैट देयर इज़ एम्पल क्लैरिटी इन वॉइस ऑफ सुप्रतिम बैनर्जी साहब। इट्स गुड टू लिसन टू हिज नरेशन ऑफ क्राइम स्टोरीज। गॉड ऑलमाइटी ब्लेस हिम इमेंसली। थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन आपने कमेंट किया है और बहुत मान सम्मान भी दिया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। मनीष दीक्षित ने कमेंट किया और कहा है कि मैं बहरीन में रहता हूँ और डेली आपका शो देखता हूँ और आप अच्छी तरह से स्टोरी सुनाते हैं सर। इन्होंने हौसला अफजाई की है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इन्होंने ये लिखा है कि मेरी वाइफ भी आपकी स्टोरी सुनती है और उनका नाम रिया दीक्षित है। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, मनीष जी और रिया जी।
इसके अलावा राघवेंद्र तिवारी जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदारुल बापू नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं, आसाम से हैं, हमारे लिसनर हैं, अक्सर सरकास्टिक कमेंट्स करते हैं और मैं उन चीज़ों को नोट भी करता हूं। इन्होंने लिखा है कि हिंदी बेल्ट के राज्यों में घूमने में बहुत डर लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखिए, इंडिविजुअल इंसिडेंट्स, घर के अंदर जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं को आप सीधे सीधे लॉ एंड ऑर्डर से कनेक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रीट क्राइम जो होता है, सड़क पर लूट लेना, छीन लेना, बगैर किसी दुश्मनी के रैंडमली लूटपाट के लिए या डकैती के लिए किसी की हत्या कर देना, ये सब जो है ये लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसी जगहों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वहाँ जाना खतरनाक है। अदरवाइज़ अगर घर के अंदर दो लोगों में दुश्मनी है या घर के बाहर भी मान लीजिए दो लोगों में दुश्मनी है, सालों से वो दुश्मनी चली आ रही है, एक आदमी दूसरे आदमी पर हमला करता है या कुछ कर देता है, तो इसे रोक पाना जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पुलिस के लिए संभव है। इसे तभी रोका जा सकता है जब कानून इतना सख्त हो कि इस तरह के मामलों में गुनहगारों को जल्द से जल्द कड़ी सज़ा मिले और लोगों के सामने ये उदाहरण हो और लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से बचें। अदरवाइज़ पुलिस की पेट्रोलिंग से या कैमरों से इस तरह की घटनाओं पर रोक तो लगाई जा सकती है, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं होंगी और ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया भर में होती हैं, क्योंकि किसके मन में किसके प्रति दुश्मनी है, पुलिस कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि उसे पता कर ले। तो लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड जो अपराध हैं वो दूसरी चीज़ें हैं, और दहेज के लिए जो हत्या हो गई, घर के अंदर जो हत्या हो गई, वो एक अलग चीज़ है। दोनों को एक नज़र से, एक चश्मे से मेरे हिसाब से देखा नहीं जा सकता। जगदीश के चांडेगड़ा जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। भास्कर अरगड़े साहब रेगुलर कमेंट करते हैं। ब्रिजेंद्र सिंह जी का कमेंट है। पीके चंदा साहब हैं, और इसके अलावा पूनम बाहरी ने कमेंट किया है, बहुत धन्यवाद आपका। और नागेंद्र चौहान साहब का कमेंट है, और सारंग चौहान जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। दीप माला जी हमारी रेगुलर लिसनर हैं, ये भी कमेंट करती हैं, स्वागत आपका। सचिन यादव जी का कमेंट है, उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी बिल्कुल फिल्मों के विलन लग रहे हो। उन्होंने मुझे ये बात कही है। चलिए ठीक है, मतलब आपने इस काबिल तो माना कि मैं फिल्मों में एक्टिंग कर सकता हूँ, या कर भी नहीं सकता हूँ, लेकिन वैसा लग रहा हूँ। तो एनीवे बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज़पेपर समथिंग के नाम से एक आईडी है, और उन्होंने लिखा है कि आवाज़ क्लियर आती है, सब्सक्राइबर्स का फ़ोन ही ख़राब है। रंजन डी कामले ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और देव कुमार सिविल वर्क के नाम से एक आईडी है। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। इन्होंने भी बहुत पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट करने वाले कमेंट लिखे हैं, बहुत धन्यवाद। आज की इस क्राइम स्टोरी पर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी पर आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और कहानी, किसी और वाक़ये के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।